देखिए, हम पढ़ रहे हैं इतिहास। ठीक है। इतिहास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले भारत का इतिहास। देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारत के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे इसे प्राचीन जो ईरानी थे, देखिए, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नहीं नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदी और अरब इसे हिंदू कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी, ठीक है, यह शब्द भी फारसी, देखिए, यह शब्द भी फारसी शब्द, ठीक है, फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के हिंदी के आधार पर अंग्रेजी इसे इंडिया कहने लगे। पारा बदले विधेय की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार को भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार के हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशायक, नेगोयस और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधाओं के लिए तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। बात नोट करते हैं। देखिए, नोट करते हैं। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टो सेलोलियस को है। अब बात करते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशों का ग्रंथ विवरण एवं चौथा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। अब बात करते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास को माना जाता है। वेद बहुश्रुतैर्वैक कुटुम्बम का उद्देश्य देता है।
भारतीय परंपरा वेदों को नृत्य तथा औषधय मानती है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद आखिर है तो है क्या? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 128 स्तोत्र, काल्यखन्य पाठ के 11 स्तोत्रों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। इस वेद के आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, एवं इतिहास की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवताएं सार्वत्रिक को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसे 9वें मंडल में देवताओं साम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखी ऋचाओं को लिख कहा जाता है। दोस्तों, सबसे अच्छी लाइन पता है इसकी क्या है? देखिए, चातुर्य वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोत्तम है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशब्द मुख्य भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। देखिए, ऋग्वेद के कई परिच्छेद में प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों से स्पष्ट। माफ़ कीजिए दोस्तों, थोड़ी सी स्लाइड ऊपर हो गई थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वापस से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये चीज़ बहुत ही मज़ेदार है। ये चीज़ देखिए, आपसे क्या बोला गया था कि ऋग्वेद के कई परिच्छेद में प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम नोट। इसमें क्या चीज़ें पता है? देखिए, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारियों से संबंधित विभेदक करता है। ठीक है ना? देखिए, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। ईसा पूर्व एवं ईसवी। यार, तुम कभी सोचते होगे ईसा पूर्व और ईसवी आखिर है तो है क्या ना? ईसा पूर्व क्या है और ईसवी क्या है, इसमें डिफ्रेंसिएशन आपको लग रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। वर्तमान में प्रचलित, ठीक है ना, वर्तमान में जो भी प्रचलित है ग्रेगोरियस कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा महर्षि के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC बिफोर द बर्थ ऑफ जूस क्रिस्टिट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं
मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ है। यानी अगर मैं दोस्तों आपको ये चीज़ बताऊं, यानी ईसा पूर्व के वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा महर्षि के जन्म के 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई है। देखिए ईसा महर्षि की जन्म तिथि से, देखिए अब आगे क्या बोला गया पता है आपसे। देखिए आगे आपसे बोला जा रहा है, देखिए आपसे आगे बोला जा रहा है कि भाई मेरे ईसा महर्षि की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षिप्त में ई लिखा जाता है। ई की लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी कि एनुअन डोमिनियन, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जूज क्रिस्ट। ओके, अब देखिए वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान, ठीक है ना। देखिए दोस्तों आपसे किस चीज़ के बारे में बताया गया था पता है, आपको बताया गया था वामनायवान के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। देखिए अब आगे दोस्तों नोट किया जा रहा है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है ना, उसके बाद ही ब्राह्मण का स्थान है। देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं यजुर्वेद। आखिर यजुर्वेद है तो है क्या, चलिए देखिए यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं कि यजुर्वेद आखिर है तो है क्या। देखिए सरस्वती पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अर्धयुग कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों की नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा देश है जो कि ग्रंथ एवं पर्ध दोनों में है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों सामवेद। आखिर सामवेद है तो है क्या। देखिए हम बात करते हैं सामवेद के बारे में। देखिए साम का शब्द अर्थ है गान। इस वेद में मुख्य यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ताओं को ऊर्ध्वाधक कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं यजुर्वेद अर्थात सामवेद में किसी भी दोस्तों यजुर्वेद, देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे ये बोला जा रहा है यजुर्वेद तथा सामवेद के किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। अब बात करते हैं अर्थवेद। देखिए अर्थवेद आखिर है तो है क्या। देखिए अर्थ व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतम है। अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ठीक है, देखिए पुराण विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, संबंधित वंश, मौर्य वंश, आंध्र, सातवाहन, गुप्त वंश,
बात करते हैं हमारे ऐतिहासिक दृष्टि से। अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अर्धविश्वासों का विवरण मिलता है। फिर बात करते हैं पृथ्वी सुत्व। अर्थवेद का प्रतिनिधित्व सुप्त माना जाता है। इसे मानव जीवन के सभी पक्षों गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारीय मार्गों का गहन रोग निवारण और समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजाओं का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप वंशीयकरण और प्रयसिचत, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों के जादू टोने का भी वर्णन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि मेरे भाई मार्गों का गहन रोग निवारण और समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों और राजभक्तीय, राजाओं का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, सात और वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदियों का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों और में जादू टोनाओं का भी वर्णन है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हमसे बोला क्या जा रहा है पता है? देखिए आगे हमसे बोला जा रहा है देखिए आगे हमसे क्या बोला जा रहा है। देखिए आगे हमसे बोला जा रहा है अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुछ देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। बात करते हैं दोस्तों, इसमें सभा एवं समितियों को प्रजापतिय की दो पुत्रियों कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। बात करते हैं वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचनाएं हुई। ये हैं शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता महर्षि अथवा इसके पुत्र उग्र श्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु और विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले स्लाइड की, जो कि हमारा है नोट देखेंगे। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित है। अर्धकृत पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शुद्ध जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? देखिए पुराणों का पाठ्य पुजारी मंदिरों के किया गया थे। अब देखिए दोस्तों, स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिनमें से जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को पुरुषों का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। याद रखिए दोस्तों, स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो कि मैत्रेयी
संहिताओं से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति, जो हम जुआ खेलते हैं और शराब पीते हैं, जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को पुरुषों का तीसरा मुख्य दोषी बताया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए शतपथ ब्राह्मणों में स्त्रियों को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है। तो हमारे जो शतपथ ब्राह्मण होते हैं, शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है, याद रखेंगे। ठीक है ना, ये बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। देखिए उसके आगे क्या बताया गया है, उसके आगे बताया जा रहा है कि जावलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृतीय ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, आगे आपसे देखो क्या बोला जा रहा है कि जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णन है। ओके, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णन है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भागवतीय सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरणों में विभाजित हैं। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। बात करते हैं दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर तो हमसे बता दिया गया था कि मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो हमें बता दिया गया था। आगे ये देखिए जातक की भी हमने आपको पॉइंट बता दी कि जातक में जो बुद्ध होते हैं ना, जातक में बुद्ध की जन्म की कहानी वर्णन है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिनमें से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक ग्रंथ ठीक है ना, याद रख लेना, अनेक कथानकों के साथ वर्णन है। और एक चीज़ याद रखिए आप कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवतीय सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य महाकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण होता है। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको बता दिया गया था। अब देखिए इसके आगे जो चीज़ बात हुई है ना, वो क्या बात हुई है कि जैसे कि ये बात हुई है कि भैया अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य का विष्णु है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। कितने? 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवाद शास्त्रीय और संस्कृत साहित्य में, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपसे बोलिए है कि संस्कृत साहित्य में, देखिए संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिनका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। फिर आप देखेंगे किसके इतिहास से है? कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप अरबों के सिंधी विजय का वृत्तार्थ चंचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। किसमें? अली अहमद में सुरक्षित है। बच्चा लोग, अली अहमद में सुरक्षित है, बोलिए। ठीक है ना। देखिए
आगे बात करते हैं अष्टाध्यायी संस्कृतीय भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगन है। ठीक है मेरे बच्चे लोग, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया है। बहुत ही मज़ेदार आनंदमय जीवन हो रहा है, मतलब कहानी चल रही है, आप बस सुनते जाइए और आगे मतलब लिखते जाइए, एकदम मज़ा आ जाएगा। देखिए आगे क्या है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ और मज़े से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे देखिए क्या है। आगे हमसे बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है भाई साहब, चलिए यहाँ देखिए। अष्टाध्यायी संस्कृति भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए कर्तायन की गागीय संहिता एवं ज्योतिय ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? बात करते हैं पतंजलि के बारे में। देखिए पतंजलि पुष्यमित्र शुभ में पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। बात करते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। देखिए विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी आखिर है तो है क्या? देखिए विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। देखिए मेरे दोस्त क्या बोला गया था आपसे कि यूनानी रोम लेखक ना। अब हम बात करते हैं टेशियस के बारे में। देखिए टेशियस यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है ना। किसकी कहानी मेरे भाई साहब? टेशियस की कहानी। टेशियस की कहानी क्या थी कि यह ईरान का राजवैद्य था। टेशियस अगर आपसे पूछ ले गए कि मेरे भाई टेशियस आखिर कौन था, तो आप तुरंत फट करके बता देना कि मेरे भाई जो टेशियस था ना, टेशियस ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। फिर बात करते हैं हेरोडोटस। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे भाई हेरोडोटस कौन है, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे पता है? देखिए आप उन्हें ये बोलेंगे कि हेरोडोटस क्या होता है, हम आपको बताते हैं। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फ्रांस के संबंध का विवरण किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। चलिए अब हम बात करते हैं सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकर, आनेश्रीकरटक तथा आरिस्टोबुरक के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बात करते हैं हमारे मेगास्थनीज के बारे में। देखिए मेगास्थनीज क्या है? यह सेल्यूकस निकेट का राजवैद्य था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीय समाज एवं संस्कृति के विवरण में लिखा है। देखिए हाइमेकस क्या है? यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो कि बुद्धशार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे छठा, जिसे हम बोलते हैं डायोनियस। आखिर डायोनियस है तो है क्या? देखिए डायोनियस आखिर है तो है क्या? देखिए डायोनियस क्या है, हम डायोनियस के बारे में आपको बताते हैं। यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेटियकस का राजदूत था जो कि अशोक के राज दरबार में आया था। देखिए टालमियस
इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। देखिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेबूरस हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारत पशुओं, पेड़ों, पौधों और खनिज पदार्थों आदियों के बारे में विवरण मिलता है। बात करते हैं हमारे पैरलोप्स ऑफ द इरिथ्रियन शो। इन पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक, ठीक है, कौन से लेखक? यह लेखक। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं 9वां पॉइंट। देखिए हम 9वां पॉइंट पढ़ रहे हैं और उसमें क्या है, आपसे बोला जा रहा है कि आपसे बोला जा रहा है कि पैरोप्लस ऑफ द इरिथक शो। इन पुस्तकों के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ई में हिंदू महासागरों की यात्रा पर आया था। इसने इस समय के भारत के बंद रंगाहों तथा व्यापारियों वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक के बारे में पढ़ते हैं कि चीनी लेखक आखिर है तो है क्या। देखिए चीनी लेखक जिसे हम बोलते हैं फाहियान, यह चीन यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनताओं को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। कितने वर्ष तक रहा दोस्तों? 14 वर्ष तक रहा। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में आने वाली बात है। चलिए बात करते हैं सयुगन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? सयुगन की। देखिए सयुगन यह 518 ईसा में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की। बात करते हैं हैनसोंग। यह वर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैनसोंग 629 ई में चीन में भारतीय वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। कहाँ पहुंचा था दोस्तों? कपिशा में पहुंचा था। याद रखेंगे, अगर कोई पूछ लिया कि भाई सर्वप्रथम वह भारत राज्य कपिशा पहुंचा था। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईसा में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत शियू के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए बात करते हैं, ठीक है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने देशों का? 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। ठीक है ना, वर्णन किया है। आगे चलते हैं। देखिए आगे आपसे क्या बोला जा रहा है कि इसके अनुसार सिंधु का राजा शूद्र था। हैनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ सूर्य और विष्णु की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। हैनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के
कुलपति आचार्य शूलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। बात करते हमारे इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरणों में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशील और विश्वविद्यालय तथा अपने साम्राज्य के भारत का वर्णन किया है। बात करते हैं अरबी लेखक। देखिए अरबी लेखक का क्या विवरण है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अरबी लेखक यहाँ महमूद गजनी के साथ आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृतियाँ किताब उल हिंद या फिर महकीक ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विवरण ग्रंथ है जो कि धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोलों और विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीव भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून और सात तंत्र विज्ञान आदि याद रखना, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है। अब देखिए इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज और राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अब हम बात करते हैं हमारे किसके बारे में, इसके बारे में कि इबन बतूता। आखिर इबन बतूता है तो है क्या। देखिए इसके द्वारा अरबी भाषाओं में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत जिससे रेहला कहा जाता है 14वीं शताब्दी में भारत उपमहाद्वीपों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईसा में दिल्ली पहुंचने पर इसकी वृद्धता से प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी का न्यायाधीश नियुक्त किया।